अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फिर हाजिर हुए एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, चले उनको डिस्कस करते हैं बिना जो है टाइम को ज़ाया किए हुए। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ जो मोशन है वो 1687 में दिए गए थे। 1687 में ये लॉज ऑफ मोशन दिए गए थे, लेकिन सबसे पहले ये लॉज ऑफ मोशन है ये जो है कौन से लैंग्वेज में हमारे पास रिप्रेजेंट हुई थी या कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। वो लैंग्वेज हमारे पास है लैटिन लैंग्वेज। तो यानी कि लॉज ऑफ मोशन हमें 1687 में मिले थे और जो है लैटिन लैंग्वेज में दिए गए थे, पब्लिश किए गए थे। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन को पब्लिश करने वाला या लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने वाला जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो एक मशहूर साइंटिस्ट है। सब स्टूडेंट्स को उनके नाम का पता है, चले उनको भी हम लोग जो है डिस्क्राइब कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उनके नाम हैं न्यूटन। लॉज ऑफ मोशन 1687 में हमें दिए गए थे और सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज में जो है पब्लिश किए गए थे। और ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये आइजैक न्यूटन ने दिए थे, जिसकी वजह से हम लोग इनको जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन जो है लॉज ऑफ मोशन का और दूसरा जो नाम है वो हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसे कि ये लॉज ऑफ मोशन सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिए थे, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। यानी कि इन लॉज को प्रेजेंट करने वाला जो साइंटिस्ट था हमारे पास वो कौन था, सर आइजैक न्यूटन था। जिसीलिए जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। उस वक़्त तक वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट को कंटिन्यू रखती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। या हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को उस वक्त तक कंटिन्यू रख सकती है जब तक जो है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है दो डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस लॉ को दो डिफरेंट जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वाला जो हमारे पास पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, रेस्ट वाला पार्ट है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है तो वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, उस वक्त तक कंटिन्यू रखेगी जब तक जो है हम उसके ऊपर एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करें। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि अगर हमारे पास जो है कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को हम लोग जो है ग्राउंड के ऊपर रखते हैं। जब फुटबॉल को ग्राउंड के ऊपर रखते हैं तो वो कौन से स्टेट में होती है, रेस्ट वाली स्टेट में होती है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट वाला पार्ट कहते हैं। यानी कि ये एग्जांपल है हमारे पास, किस चीज़ का एग्जांपल है, रेस्ट का एग्जांपल है। चलें इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उसके हम लोग जो है दो डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। एक हमारे पास जो पहला पार्ट है वो हमारे पास कौन सा पार्ट है, रेस्ट का पार्ट है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर इस पार्ट के मुताबिक अगर हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो जो है रेस्ट वाली जो अपनी स्टेट होगी उसको कंटिन्यू रखेगी, उस वक्त तक उसको कंटिन्यू रखेगी जब तक जो है हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बुक लाइंग ऑन द टेबल या फुटबॉल ऑन ग्राउंड ETC। यानी कि अगर हमारे पास किसी शेल्फ में
किसी जो है टेबल के ऊपर कोई बुक है, तो वो बुक कौन से स्टेट में हमारे पास, रेस्ट में है, तो वो बुक उस वक्त तक जो है उस रेस्ट वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगी जब तक हम जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड हमारे पास कौन से स्टेट में है, रेस्ट वाले स्टेट में है। ये वाइट बोर्ड उस वक्त तक रेस्ट वाले स्टेट में होगी जब तक हम लोग जो है इसको यहाँ से उतार कर किसी और रूम में शिफ्ट ना कर दें। तो यानी कि उस वक्त तक ये रेस्ट में होगी। यहाँ हम लोग कहते हैं कि बुक लाइंग ऑन टेबल, यानी कि अगर हमारे पास कोई बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो रेस्ट वाली स्टेट में है, तो वो उस वक्त तक रेस्ट वाली स्टेट में होगी जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स मीन्स हम अपने जो है हाथ की फोर्स से उस बुक को उठाकर या बैग में ना रख दें या किसी और टेबल में ना रख दें या जो है किसी शेल्फ में ना रख दें, तो वो हमारे पास क्या है, रेस्ट वाली स्टेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारे पास फुटबॉल ऑन ग्राउंड। हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फुटबॉल है तो वो स्टेट रेस्ट वाली स्टेट में है। मिसाल तौर यानी कि अगर हमारे पास कोई फुटबॉल है या फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरे पास जो है रेस्ट वाले स्टेट में है, तो ये उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी जब तक इसके ऊपर हम लोग जो है कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। तो बच्चों यहाँ पर हम इस मार्कर की एक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और इसके ऊपर क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन है। तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि अगर मैं इसको अपने हाथ के फोर्स से इसके ऊपर जो है एग्जर्ट करके इसको यहाँ से नहीं उठाता, तब तक ये कौन से स्टेट में होगी, रेस्ट वाले स्टेट में होगी। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में भी हमें यही सिखाया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, उस वक्त तक कंटिन्यू रखेगी जब तक जो है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के मुताबिक हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि अगर यहाँ पर हमारे पास फुटबॉल रेस्ट वाली स्टेट में है तो ये फुटबॉल उस वक्त तक रेस्ट वाली स्टेट में होगी ग्राउंड के ऊपर, उस वक्त तक जब तक जो है कोई प्लेयर इसको ऊपर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास प्लेयर है तो ये प्लेयर जो है इस फुटबॉल के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि इसको जो है किक कर रहा है। जब इसको जो है किक करेगा तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाली जो हमारे पास फोर्स है, तो ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो यानी कि यहाँ पर जो इसकी फुट की जो फोर्स है तो वो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई होगी तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो फुटबॉल है उसने जो है अपनी रेस्ट वाली जो स्टेट है उसको क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस वक्त तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक जो है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट के बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है। अब सेकंड पार्ट में हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी मोशन वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगी उस वक्त तक जब तक हम लोग जो है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। यानी कि उसके ऊपर अगर हम लोग कोई बैरूनी फोर्स जो है अप्लाई ना करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until an external unbalanced force act on it. For example, car is moving at uniform speed of 40 meter per second or baby riding on a bicycle with uniform speed। यानी कि अगर कोई कार है हमारे पास, वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ट्रेवल कर रही है, उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है, या अगर कोई बेबी है वो अपनी बाईसाइकिल को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चला रही है, तो फिर ये हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
यहाँ पर हमारे पास कार है जो मूव कर रही है। इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये वो कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। अब हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर हमने यहाँ पर कार को स्टॉप करवानी है, कार को जो है ब्रेक लगवानी है, तो फिर हम खुद तो उसके आगे नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वो फोर्स क्या है हमारे पास, ब्रेक्स का फोर्स है। तो यहाँ पर जो ब्रेक है हमारे पास वो एक्सटर्नल फोर्स का जो है काम कर रही है। या जो जब हम लोग जो है ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक पेडल के ऊपर हम लोग जो है अपने पाँव का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पाँव का फोर्स है, जो हम लोग जो है गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई। और इसकी जो मोशन है वो क्या हो गई हमारे पास, वेरिएबल। और थोड़ी देर के बाद जो है ये कार हमारे पास रेस्ट में आ जाएगी। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, इस कार के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या हो गई, वेरिएबल मोशन हो गई। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये कार जो है उस वक़्त तक अपनी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगी जब तक हम उसके ऊपर जो है ब्रेक अप्लाई ना करें। या हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बेबी राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर हमारे घर में एक बेबी है, वो अपनी बाइसाइकिल को चला रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अगर जब वो गलत समेत में जाएगी, गलत डायरेक्शन में जाएगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी साइकिल को हम लोग पकड़ लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उसकी साइकिल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब हम उसको पकड़ते हैं, उसकी साइकिल को पकड़ते हैं, तो हमारी जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोनी फोर्स कहते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो अगर जो है आपके एग्जाम में आता है कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है उसको यहाँ तक ही एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, एक्सप्लेन होती हैं। कि फर्स्ट लॉ के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट, पहले वाले पार्ट को हम लोग रेस्ट वाला पार्ट कहते हैं, और सेकंड वाले पार्ट को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट कहते हैं। और इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में हमने देखा, यहाँ पर देखा कि बॉडी जो है अपनी स्टेट को क्या रखेगी, कंटिन्यू रखेगी, रेस्ट वाली स्टेट को। और यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी जो है अपनी स्टेट को, यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। तो बच्चों, इनर्शिया भी हम लोग उस बात को कहते हैं कि इनर्शिया हमारे पास वो चीज़ है जिसमें बॉडी अपनी मोशन को, बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करे, तो उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग इस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो मेजर जो है रोल अदा करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है रेस्ट। या हम लोग बात करें, सेकंड टर्म हमारे पास मोशन है, और नंबर थर्ड जो है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, और लास्ट वन हमारे पास क्या है, इनर्शिया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रेस्ट है। रेस्ट हम लोग किस चीज़ को कहते हैं, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है क्लॉथ्स इन शेल्फ या फर्नीचर इन ऑफिस ईटीसी। यानी कि रेस्ट हम लोग उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी अपनी प्लेस को, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे माहौल के मुताबिक या सराउंडिंग के मुताबिक, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बॉडी कौन से स्टेट में है, रेस्ट वाले स्टेट में है। एग्जाम्पल में है क्लॉथ्स इन शेल्फ, यानी कि क्लॉथ्स जो है शेल्फ में पड़ी हुई है। तो ये भी हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रेस्ट के वाली स्टेट का एग्जाम्पल है। या हम कहें कि फर्नीचर इन ऑफिस, यानी कि ऑफिस में फर्नीचर पड़ी हुई है, तो वो भी हमारे पास कौन सी स्टेट में है, रेस्ट वाली स्टेट में। उसके बाद नंबर टू है मोशन। मोशन हम लोग किस चीज़ को कहते हैं,
हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, बॉय इज रनिंग, ट्रेन इज मूविंग, ईटीसी। यानी कि मोशन हम लोग उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को या प्लेस को चेंज करे सराउंडिंग के मुताबिक या एनवायरनमेंट के मुताबिक, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी कौन से स्टेट में है, मोशन वाले स्टेट में है। फॉर एग्जांपल, बॉय इज रनिंग, यानी कि बॉय जो है वो दौड़ रहा है, लड़का जो है वो दौड़ रहा है। या फॉर एग्जांपल, ट्रेन इज मूविंग, या ट्रेन जो है मूव कर रही है। तो फिर ये हमारे पास क्या है, मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बॉय इज रनिंग, यानी कि लड़का दौड़ रहा है। तो इसमें लड़का जो है बार बार जो है कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को, अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर्स के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। या हम कहें कि ट्रेन अगर मूव कर रही है तो फिर ट्रेन जो है कंटिन्यूसली अपनी स्टेट को, अपनी पोजीशन को जो है क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दो हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं, मोशन वाली स्टेट के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नंबर थर्ड हमारे पास है एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग उस फोर्स को कहते हैं कि जो बाहर वाली फोर्स हो, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर वाली फोर्स जो है एक्ट करे, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। An external force is a force that acts on a body from outside, causing it to change its motion or shape। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है तो उसकी अगर शेप चेंज हो रही है या उसकी मोशन चेंज हो रही है, किस चीज़ की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। या यहाँ पर एग्जांपल है पुशिंग ऑफ बॉक्स, ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम लोग किसी भी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल ग्रेविटी जो है किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही है, तो फिर ये हमारे पास क्या है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स के एग्जांपल हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास है बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स को अगर हम लोग मूव करवा रहे हैं, मूव कौन से डायरेक्शन में करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में करवा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, इस बॉक्स के ऊपर हम लोग जो है कौन से फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर यहाँ पर हमारे पास है ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक लड़का है जो किसी बॉल को जो है अपने हाथ में जो है थामा हुआ है। तो ग्रेविटी जो है इस बॉल के ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है हमारे पास, या जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। तो यानी कि ग्रेविटी वाली जो फोर्स होगी वो भी यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी। या अगर इन एग्जांपल को हम लोग देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है मार्कर है, ये कौन से स्टेट में है, रेस्ट वाले स्टेट में है। अब इसको हम लोग जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है पुश कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कहलाती है। या हम कहें कि ये बॉडी अब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास रेस्ट वाली स्टेट में है। तो जब ये रेस्ट वाली स्टेट में है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक हमारे पास ग्रेविटी वाली फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक ग्रेविटी की जो है नॉर्मल रिएक्शन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक्सटर्नल फोर्स ये कहलाएगी अगर हम लोग इसको जो है ड्रॉप करते हैं यहाँ से, जब इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है फॉल होगी। अब यहाँ पे जो ग्रेविटी की जो फोर्स है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, जब यहाँ पर फोर्स इंक्रीज होगी तो इस इंक्रीज होने वाली फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है इनर्शिया। अब इनर्शिया को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शिया हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी जो है अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी इन विच the body keeps its state of rest or motion. For example, seat belt in a car, coffee cup on a tray, etc. यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर इनर्शिया, जो सीट बेल्ट है हमारे पास, सीट बेल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं इनर्शिया की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट जब लगाते हैं तो हमारी बॉडी जो है रेस्ट वाली स्टेट में होती है। अचानक अगर बॉडी पे को जो है हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो फिर हम लोग आगे की तरफ एक झोंका फील करते हैं।
तो उस झोंके को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इस इनर्शिया को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। या यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉफ़ी कप ऑन अ ट्रे ईटीसी, कॉफ़ी कप ऑन अ ट्रे ईटीसी, यानी कि अगर हमारे पास जो है एक कॉफ़ी की कप है, जब आप वेटर को बुलाएंगे, कहीं आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, सर्दियों का मौसम है तो कॉफ़ी इंजॉय करने चले, तो वहाँ पर आपने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। जब वेटर उस कॉफ़ी के कप को आपको पेश करेगा, तो वो एक जो है ट्रे उसके पास होगा, यानी कि उस ट्रे में आपकी कॉफ़ी की कप को रखेगा। उसके बाद जो है वो किचन से लेकर आपकी तरफ बढ़ेगा। अब वो किचन से जो है आ रहा है आपकी तरफ, अचानक उसको किसी ने बुला लिया। जब अचानक वो रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि उसकी तरफ देखेगा, यानी कि वो पहले मोशन में था, अब यहाँ पे जो है वेटर रेस्ट में आ गया, तो कॉफ़ी की जो कप होगी पहले वो मोशन में थी, अब जो है वो रेस्ट में आ गई, तो उस कप से बाहर जो है कॉफ़ी निकलने की कोशिश करेगी। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, यानी कि यहाँ कॉफ़ी की कप से कॉफ़ी बाहर आना शुरू हो जाती है, लेकिन कौन सी वजह से? जो है इनर्शिया की वजह से। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉफ़ी पहले जो है यूनिफॉर्म मोशन में थी, कॉफ़ी पहले जो है मोशन में थी, कॉफ़ी जो है पहले मूवमेंट में थी, अचानक उस वेटर ने जो है स्टॉप किया। जैसे वो स्टॉप करेगा तो यानी कि कॉफ़ी को हम लोग जो है रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे, या जो है कॉफ़ी रेस्ट में आने की कोशिश करेगी, तो इनर्शिया की वजह से जो है वो कप से बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी की स्टेट को कंटिन्यू रखने में मदद करती है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी इनर्शिया एंड वाइस वर्सा, यानी कि हम लोग कहते हैं कि जितनी हमारे पास बॉडी की मास ज़्यादा होगी तो उस बॉडी में इनर्शिया ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर किसी बॉडी की मास कम है तो उसमें इनर्शिया भी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें हम लोग इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, एक जो है बहुत जो है हेवी है और एक जो है बहुत स्मार्ट है। अगर मैं उन दोनों की रेस लगवा दूं तो फिर अचानक जो है मैं उनको स्टॉप बोल दूं, तो उनमें से जो स्मार्ट है, जिसकी मास कम है, तो वो पहले स्टॉप करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मास कम है। जब मास उसका कम है तो उसमें जो इनर्शिया होगी वो भी कम होगी। और जो हेवी बॉडी बंदा है, जो हेवी स्टूडेंट है, उसमें मास ज़्यादा है। जब उसमें मास ज़्यादा होगी तो फिर उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से वो जो है थोड़ी देर के बाद क्या होगा, स्टॉप होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये कंप्लीट होता है। अगर इस सवाल में, इस टॉपिक में अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो अपना कंफ्यूजन या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको जो है कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर दे, जैसे हम जो है उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में क्या करें, रिपीट करें। अब तक यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। यहाँ तक अल्लाह हाफिज़।